राजीव। दोस्तों, हर मोहल्ले में कुछ दबंग किस्म के लोग होते हैं जिनके पास ताकत भले ना हो, लेकिन फिर भी दबदबा बनाए रखने के लिए वो कहते हैं कि बाहर आकर मिल, बताता हूं। कुछ इसी अंदाज में, जी हां, कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी को भी चुनौती मिली थी कि अमेरिका से ट्रेड डील का क्या फायदा है। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का अध्यक्ष ही आपको समझा देगा। जबकि राहुल गांधी ने सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे थे, जिनके जवाब देने संसद में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए नहीं और न ही अमित शाह ने राहुल गांधी को संसद में जवाब दिया, लेकिन बाहर उन्हें जरूर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष से बहस की चुनौती दे दी। तो कांग्रेस ने भी इस चुनौती को अब स्वीकार कर लिया है और रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आप वक्त और मंच बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। इस वीडियो को जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की रणदीप सुरजेवाला, सांसद भी हैं और महासचिव भी हैं इधर कांग्रेस पार्टी के, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा, नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। तो सुन लिया आपने। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि ना कोई बहस के लिए बुलाएगा ना कोई आएगा, लेकिन फिलहाल हवा में तलवार भांजी जा रही है ताकि वक्त बिताया जा सके और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में जो खिलवाड़ देश के किसानों के साथ और कारोबारियों के साथ हुआ है वो लोगों को नजर ना आए। तब तक चुनाव की हलचल भी तेज हो जाएगी और फिर लोगों का ध्यान भी इसी पर चला जाएगा कि किस पार्टी के किस बड़े लीडर को बीजेपी ने तोड़ा है। यानी बीजेपी पूरी कोशिश लोगों का ध्यान भटकाने की कर रही है, मगर कांग्रेस ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों पर लगातार सरकार से जवाब मांगने का सिलसिला जारी रखे हुए है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अभी आप सुन रहे थे यहाँ रणदीप सुरजेवाला को, इस रणदीप सुरजेवाला ने जो कुछ कहा है जरा इसको भी सुन लीजिए। इसका दूसरा हिस्सा सुनिए जरा। समझौते में अमेरिका से 5 साल में $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ का सामान खरीदने की पाबंदी, जरूरियात, क्या यह राष्ट्रहित हो सकता है? देखिए, आज के दिन हमारा उनसे क्या व्यापार है अमेरिका से। 2024 का आंकड़ा सामने है। 24 में हमने अमेरिका को 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया और उनसे हमने 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है 38 बिलियन डॉलर का उनसे। ठीक है सर। 13 फरवरी 2025 को मोदी जी अमेरिका गए। वहां जब वो गए तो उन्होंने एक साझा बयान जारी किया। ये है, वो व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे भी लगा है, हम भी भेज देंगे, मेरे कुलीग भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो। उसमें उन्होंने क्या लिखा था और आज क्या कर दिया। 13 फरवरी 2026 से 25 से 6 फरवरी 2026 यानी एक साल में क्या हुआ, उसकी क्लॉज 7 जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी जी ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा, दोनों देश परस्पर व्यापार $500 बिलियन तक ले जाएंगे। परस्पर तो यह होता है मैं इनका फोन ले लूं, ये मेरा फोन ले लें, तो ही तो परस्पर व्यापार हुआ। परस्पर व्यापार के तो यही मायने होते हैं। पर अब क्या है, 6 फरवरी को कहा, इसे दरकिनार कर दिया। मोदी जी के खुद के समझौते को उन्होंने, वो अपनी भी नहीं मानते कई बार, जब देश हित को दरकिनार करने की बात आए तो वो खुद की बात भी नहीं मानते। अब ये कहा कि भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 9 लाख करोड़ हर साल, 45 लाख करोड़ का अमेरिकी सामान खरीदेगा।
जब दो देशों के समझौते होते हैं तो वो परस्पर सम्मान और लोकहित पर होते हैं, जबरदस्ती पर नहीं होते कि भैया ये लेना ही है तुझे वरना देख लूंगा मैं तुझे, ऐसा नहीं है। पर ये समझौता तो ऐसा ही है कि आपको। तो सुन लिया आपने, कांग्रेस ने खुलासा कर दिया है कि पिछले साल फरवरी में तो भारत और अमेरिका आपस में $500 बिलियन तक व्यापार ले जाने वाले थे दोनों, लेकिन अब केवल भारत पर यह बोझ डाल दिया गया है कि हमें किसी भी हालत में $500 बिलियन का सामान अगले 5 वर्षों में खरीदना होगा। जाहिर है कि करीब 45 लाख करोड़ रुपए की ये रकम सरकार में बैठे लोगों की जेब से तो जाएगी नहीं, इसमें आपकी और मेरी जेब भी ढीली होगी। ऐसे कई और सवाल इस ट्रेड डील पर उठे हैं। कल ही राहुल गांधी ने किसानों से जुड़े 5 सवाल पूछे थे जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। बीजेपी नेता बेशक राहुल गांधी को फर्जी कहें, मूर्ख कहें, जो मर्जी हो सो कहें, लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब तो दें। मगर यहां न केवल जवाबदेही नदारद है, बल्कि लगता है कि देश बेचने की ही तैयारी है। एक बार सुनते हैं, आइए जरा, राहुल गांधी ने संसद में कैसे कहा था कि पीएम मोदी अमेरिका की ग्रिप में हैं और उनकी आंखों में चोक होने का डर दिख रहा है। देखिए, सुनिए जरा। The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसलिए किया है क्योंकि ग्रिप के बाद जो चोक है वो पूरा का पूरा, और वो बता रहे हैं यहां राहुल गांधी कि किस ढंग से नरेंद्र मोदी की आंखों में, पीएम की आंखों में वो डर दिखता है, किस ढंग से चोक कर लिया है, यानी उनके गले को दबा दिया गया है। राहुल गांधी की ये बात आज फिर सही साबित हुई है। दोस्तों, ये बात यहां दिखाने का मतलब क्या था, अब आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने आज चंडीगढ़ में सेना के वेस्टर्न कमांड का दौरा किया है, और ऐसा होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि कभी किसी देश के राजदूत ने ऐसे संवेदनशील सेना के संवेदनशील ठिकानों का दौरा कभी नहीं किया, और मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। अगर आपकी जानकारी में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दुरुस्त कर दीजिए, और थोड़ी देर बाद हमारे तमाम वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, पैनल पे जो साथी रहेंगे उनसे भी पूछ लूंगा। क्योंकि रक्षा सौदा की जो बात है, वो बात हो या सैन्य अभ्यास की बात हो, ये सारे मामले राजधानी में तय होते हैं, दिल्ली में तय होते हैं। उनके लिए किसी के खुफिया या सैन्य ठिकाने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अमेरिका का एम्बेसडर आखिर क्यों हमारे वेस्टर्न कमांड में गया आज? आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने अवैध प्रवासी भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा था, तब भी अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में उतरे थे, याद है ना? तब भी भारत की स्वायत्तता और संप्रभुता पर खतरे की बात कही गई थी, लेकिन तब से अब तक नदियों में काफी पानी बह चुका है, और ऐसा लग रहा है कि देश की सुरक्षा को अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दूं कि वेस्टर्न कमांड भारतीय सेना की सबसे रणनीतिक कमांड मानी जाती है। ये कमांड पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के कुछ हिस्सों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र होने के कारण इसे सेना की स्टील शील्ड कहा जाता है। वेस्टर्न कमांड ही पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करती है। 1947, 1965 और 1971 के युद्धों में वेस्टर्न कमांड ने ही पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। 1971 के युद्ध के दौरान इसी कमांड के नेतृत्व में पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका गया था। अब चर्चा है कि अमेरिका भारत को रूस के Su-57 यानी सुखोई 57 खरीदने से रोकने के लिए F-35 का ऑफर दे सकता है। लोग इसे चंडीगढ़ लॉबी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। यहां यह भी याद दिला दूं
कि एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि भारत क्या खरीदेगा ये उसके राष्ट्रीय हित तय करेंगे। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन रक्षा सौदे जरूरतों के आधार पर होंगे, ये सारी बातें कही थी एस जयशंकर ने। मगर अभी अमेरिकी राजदूत का दौरा वेस्टर्न कमांड में यह बता रहा है कि हमारे लिए फैसले लेने में अमेरिका शायद काफी आगे बढ़ चुका है और नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को हदें पार करने की सुविधा दे दी है। तो आइए दोस्तों आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले चर्चा करें उससे पहले ये जो कह रहा हूं, सर्जियो गोर जो हैं वो अमेरिका के एम्बेसडर जो भारत में हैं, देखिए 5 घंटा पहले उनका ट्वीट है, जस्ट लैंडेड इन चंडीगढ़, लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। अभी तुरंत लैंड किया हूँ चंडीगढ़ में और वेस्टर्न कमांड में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो आज चर्चा करेंगे कि क्या देश पर अब वाकई अमेरिका पूरी तरह ग्रिप बना चुका है, क्या हम गुलामी के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोदी सरकार देश से क्या छिपा रही है, जानना जरूरी है। समझने की कोशिश करते हैं। और इन सब के बीच अमित शाह आखिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेज रहे थे। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं आप जहां बुलाइए वहां आ जाता हूं। क्या मजाक बना रखा है, समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी इस कार्यक्रम में सीधे आना चाहता हूँ। डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, जरा आपसे समझूँ, सेना बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, सेना को भी आपने PhD की है इसी पे, इसलिए भी बहुत बारीकियों को आप पहचानते हैं, समझते हैं। ज़रा आपसे समझूं कि अमेरिका के एम्बेसडर का हमारे वेस्टर्न कमांड विजिट करने के मायने क्या हैं, ज़रा ये बता दीजिए। अमित शाह और कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल और ये सब सियासी बयानबाजियाँ, इस पे भी आएंगे। उसको सियासी बयानबाजी ही मानता हूँ कि अरे मेरा तो वो तुमको देख लेगा, मेरा वो बच्चा देख लेगा, ये सब जो है गली के टपोरे बच्चों की तरह जो कहानियाँ चल रही हैं, अच्छा नहीं लगता कि देश का गृह मंत्री इस ढंग का बयान दे, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, इसलिए समझना चाहता हूँ आपसे क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब, पहले अमेरिका के राजदूत के वेस्टर्न कमांड मुख्यालय जाने पर बात करें। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा इसमें एक संशोधन कर दें, इससे पहले भी अमेरिका के राजदूत ऐसे ठिकानों पर जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर भी जा चुका है एक दफा, एक रिचर्ड वर्मा करके जी राजदूत हुआ करते थे, वे गए थे। और एरिक गार्सेटी, वे भी एक बार सेना मुख्यालय जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का राजदूत भी जा चुका है, यद्यपि मैंने खुद भी ट्विटर पर सवाल पूछा था, बाद में थोड़ा सा अपडेट हुआ जी। एक तो यह समझने की जरूरत है कि ये जो व्यक्ति है इस वक्त अमेरिका का भारत में राजदूत, ये कोई बहुत छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत पहुंची हुई तोप है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी आदमी है। दूसरे, इसके जिम्मे सिर्फ भारत का दूतावास नहीं है, ये पूरे एशिया के इस इलाके का प्रभारी बनाकर भेजा गया है। बाकायदा राष्ट्रपति अमेरिका ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें इनका पद नाम ये जरूर है एम्बेसडर टू इंडिया, US एम्बेसडर, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान और एशिया का ये जो हिस्सा है हमारे आस पड़ोस तक का, ये सबका ये प्रभारी है सर्जियो गोर। जैसा मैंने कहा कि पहले भी राजदूत जाते रहे हैं, लेकिन देश काल परिस्थितियों में कोई घटना ज्यादा महत्वपूर्ण और चिंताजनक तब हो जाती है जब अमेरिका अभी अभी हमारे ऊपर एक बड़ी ट्रेड डील थोप चुका है। सर्जियो गोर का चंडीगढ़ कमान हेडक्वार्टर पर जाना इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है, कभी जुमा 7 महीने पहले हम ऑपरेशन सिंदूर से निपटे हैं, पाकिस्तान के साथ एक छोटी लड़ाई करके। ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस लड़ाई को रोकने का श्रेय 75 बार डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं।
ये इसलिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका हमारे ऊपर इस ट्रेड डील में न केवल बाकी के कारोबार, काम धंधे, तेल खरीदना, साजो सामान खरीदना थोप रहा है, बल्कि उसमें रक्षा का मामला भी अंतर्निहित है। आपने संकेत किया भी है एक युद्धक विमान की खरीदी का। ये पहलकदमी कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती है कि अमेरिका अब हमें पूरी तरह रूस के पाले में से खींचकर अपनी गोद में बिठालना चाहता है। जैसे अमेरिका का बगल बच्चा पाकिस्तान है, खाड़ी के तमाम देश हैं जो उसके पिछलग्गू हैं, यूरोप के तमाम देश हैं, अमेरिका के सैन्य ठिकाने खाड़ी से लेकर और दुनिया के न जाने किन किन जगहों पर हैं। तो इस वक्त सर्जियो गोर का हमारे पश्चिमी कमान मुख्यालय में जाना सवालों के घेरे में है। सामान्य परिस्थितियों में आज से कुछ महीने पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले गए होते, भारत में तो राजदूत ही नहीं था बहुत लंबे समय तक, अमेरिका का कोई सुध लेने वाला नहीं था यहां पर। और जब वो आया है तो एक तरह से भारत में अमेरिका के गवर्नर जनरल या वायसराय जैसी हैसियत में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि सर्जियो गोर सिर्फ यूं ही मुआयना करने गए थे या और कोई तस्दीक करने गए थे, जरूरतें समझने गए थे कि अमेरिका का कौन कौन सा माल कहां कहां ठिकाने लगाया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह की खरीद फरोख्त दो देशों के बीच सौदे में इस तरह से तो नहीं होता। सरकार के स्तर पर सौदे होते हैं, जंगी जहाज खरीदना हो, तोप खरीदनी हो, कुछ भी खरीदना हो, सेना मुख्यालय है, रक्षा मंत्रालय है, सरकार खुद है। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह भी है, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है, कि उनके साथ इस दौरे में हमारे सेना मुख्यालय या भारत सरकार की ओर से और कौन गया है। कोई जिम्मेदार पदाधिकारी वहां उनके साथ है कि नहीं। वहां कमान मुख्यालय के लोग होंगे ही, स्वाभाविक है। ये इसलिए और महत्वपूर्ण है कि ये जो पश्चिमी कमान है, ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, हमारे पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर जो बड़े फैसले होते हैं, जो रणनीतिक तैयारियां होती हैं, इस सब का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वो वहां जाकर वे कहां कहां घूमने जा रहे हैं, क्या क्या देखने जा रहे हैं, हम नहीं जानते। और गजब की बात यह है कि सेना का भी एक ट्विटर हैंडल है सर, ADGPI करके, उस पर इसकी कोई सूचना कम से कम मुझे नहीं दिखी थी अभी तक। तो इत्तला रक्षा मंत्रालय भी दे सकता था, ADGPI भी दे सकता था, लेकिन सर्जियो गोर, एम्बेसडर ऑफ US इन इंडिया, अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दे रहे हैं, जस्ट लैंडेड। आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा वे काहे के लिए गए थे, लेकिन इस पर थोड़ा सा सरकार की ओर से भी सफाई आनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात अमित शाह की इस चुनौती की कर लेते हैं। गजब का खेल चल रहा है राजीव जी। जिस दिन रात को 10:28 पर दुनिया के दरोगा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि ट्रेड डील हो गई है, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को भी याद नहीं रहा होगा कि टेलीफोन पर किस किस चीज की हामी भरवा ली थी ट्रंप ने। इसीलिए उन्हें 32 मिनट लग गए। रात को 11:02 पर उन्होंने ट्वीट किया और उसमें से सिर्फ एक बात का खुलासा किया कि टैरिफ 25 से 18% कर दिया गया। बाकी कसीदे काढ़े कि शांति का मसीहा है डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया में पीस के लिए काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगले कई दिनों तक भारत सरकार को यह भी नहीं पता था कि बसंत कहां बंधे हैं। इस ट्रेड डील में क्या क्या तय हो गया है ये तब मालूम पड़ा जब अमेरिका से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकल गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में खुलासा हो गया। मंत्री लोग, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पिंग पोंग खेल रहे थे। हमको कुछ नहीं पता किधर गोली है किधर खाली, क्योंकि गोली तो, पिस्तौल तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में थी। आखिरी दिनों तक, अभी चंद 1 या 2 दिन पहले तक सरकार के मंत्री ये खेल खेलते रहे और अब अमित शाह राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि युवा मोर्चे का कोई अध्यक्ष उनसे बहस कर सकता है। सच्चाई तो यह है कि अगर राहुल गांधी के सवालों के जवाब होते
तो माननीय प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर जानकारी दे देते। पीयूष गोयल ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30% हिस्सा राहुल गांधी को गरियाने में, 20% समय नरेंद्र मोदी की तारीफ में, और बाकी बचा समय कद्दू का बेर, बेर का कद्दू करने में बिता दिया था। तब भी उन्हें भी नहीं पता था कि ट्रेड डील में है क्या। तो इस तरह की बचकानी हरकतें शोभा नहीं देती। लेकिन आप किनसे उम्मीद कर रहे हैं शोभा की? देश का गृह मंत्री हर दिन छाती ठोक कर कहता है कि मुझसे ज्यादा नकारा गृह मंत्री आज तक आजाद भारत में कोई नहीं हुआ। जब जब गृह मंत्री ये कहते हैं कि घुसपैठ रोकेंगे, ऐसा इंतजाम करेंगे, वैसा इंतजाम करेंगे, लाखों घुसपैठिए घुसाए हैं, उस दिन वे कहते हैं कि देशवासियों कान खोलकर सुनो, मैं अमित शाह भारत सरकार का गृह मंत्री सबसे नकारा गृह मंत्री हूं। सारी देश सीमा सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियां मेरे हाथ में है, लेकिन मैं घुसपैठ नहीं रोक पा रहा था, फिर भी मैं गृह मंत्री हूं। तो अब उनकी इस चुनौती को किस रूप में लिया जा सकता है, वो रणदीप सुरजेवाला ने बता दिया है। अब इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बहस के बारे में सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी थी कि वे किसी भी मंच पर आ जाएं, देश के मुद्दों पर डिबेट कर लें। हम सब भी सोच रहे थे शायद भारत में अमेरिका जैसी कोई प्रेसिडेंशियल डिबेट हो तो हम देखें कि नरेंद्र मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी के साथ किस तरह बहस कर सकते हैं। वो शुभ दिन कयामत तक तो शायद कभी नहीं आएगा कि नरेंद्र मोदी लीडर ऑफ अपोजिशन या किसी से भी इस तरह की बहस कर पाए। जिस व्यक्ति ने 12 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटाई, नॉन बायोलॉजिकल होकर, ईश्वरीय अवतार होकर राजीव रंजन जी के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वे किसी से बहस कैसे कर सकते? जी राजीव जी। जी बहुत शुक्रिया आपका। और जरा आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ हैं। जी प्रशांत जी जरा समझूं आपसे भी कि सर्जियो गोर का जाना वेस्टर्न कमांड में, इसके क्या मायने हैं? चलिए ठीक है, ये तो दिख रहा है कि आप F-35 बेचना चाहते हैं, लेकिन सुखोई लाने क्यों नहीं देना चाहते हैं? एक बात ये भी है। दूसरी चीज़ है, चलिए क्या खरीदना क्या बेचना ये अलग चीज़ है। मामला ये है कि भारत के अंदरूनी मसले में क्या अब अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ गई है? ये एक बड़ा सवाल है। और जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को आगे करने की बात होती है। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, असली मुद्दा यही है जो आपने कहा कि अभी तक क्या हो रहा था कि ट्रेड डील, द्विपक्षीय मामला या भारत पाकिस्तान से के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें ट्रंप का एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है और बार बार वो कहते हैं कि सीज फायर मैंने करवाया। अब वो सीधे तौर पे भारत की डोमेस्टिक नीतियों पर, डोमेस्टिक स्तर पे आकर भारत के भूगोल के अंदर अब अपनी इंटरफेरेंस चालू कर रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब इन्हीं के बॉस, सर्जियो गोर के बॉस रूबियो, जो विदेश मंत्री हैं वॉशिंगटन में, वो ये कह रहे हैं कि अब ट्रंप के रिजीम में जो पश्चिमी देशों का कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया था, अब वो दौर आ रहा है कि हमको दोबारा शुरू करना चाहिए। और इन सब कारनामों में ये जो ब्लूप्रिंट बन रहा है दुनिया का, उसमें सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है इस वक्त इनको नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आप याद कीजिए कि पाकिस्तान तक ने रिटेलिटी मतलब जवाबी टैरिफ लगाया अमेरिका पे, बांग्लादेश ने भी जवाबी टैरिफ लगाया, भारत नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं लगा पाए। अब सर्जियो गोर अगर जा रहे हैं तो अपने आप तो जा नहीं रहे हैं, किसी के न्योते पे जा रहे होंगे ना, उनको इजाजत दी गई होगी, किसी ने बुलाया होगा उनको। अपने आप कैसे चला जाएगा कोई राजदूत? और सर्जियो गोर कौन है हम सब जानते हैं, अभी डॉक्टर राकेश पाठक बता चुके। ये ट्रंप का जो अपना बजरंग दल है
मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके एक्टिविस्ट है ये। तो सीधे तौर पे देखिए, वेस्टर्न कमांड में सर्जियो गौर जाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको कोई भारत पाकिस्तान के जो डिप्लॉयमेंट है उसके नक्शे दे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जो सैनिक अफसर हैं वो बहुत पेट्रियाटिक हैं, वो देशभक्त हैं, वो ये सब नहीं करेंगे। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब पॉलिटिकल पावर कुछ एक कंपल्सन के जरिए एक्ट करती है, तो नीचे के जो हमारे अधिकारी हैं वो उसको उस ढंग से नहीं मानते हैं जैसे कि बाहर समझा जाता है। वो उनको बड़ा लिमिटेड एक्सेस देते हैं, तो जाएंगे किसी कॉन्फ्रेंस कमरे में, बात करके वापस आ जाएंगे। लेकिन ये संकेत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो संकेत दिया जा रहा है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे रहा है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हैं, और नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं ग्रिप की और टैप की, वो उसके कब्जे में है। ये संकेत बार बार जो है वो आप डोनाल्ड ट्रंप का आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और अब तक उनका जो पूरा एक कार्यशैली है नरेंद्र मोदी को लेकर, वो यही है कि जब भारत की ट्रेड डील होती है तो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बिना कुछ, जो उनके ट्रेड के यहाँ पे बातचीत करने के लिए आए दिसंबर में, बिना किसी कमिटमेंट के चले गए। फिर वो एक तरफा वो बात होती है, एक तरफा अनाउंसमेंट होता है, एक तरफा ही फ्रेमवर्क आ जाता है जिसमें ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वचन दिया है, वादा किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो हमने 25% की पेनल्टी उनकी माफ की है जी। ये व्हाइट हाउस से जारी फ्रेमवर्क में कहा गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप आप देखिए कि एक तरफा वो सीज फायर के अनाउंस कर देते हैं, एक तरफा वो खुद ही अनाउंस करते हैं ट्रेड डील की, वही एक व्हाइट हाउस से ही फ्रेमवर्क बाहर आ जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि सर्जियो गौर वेस्टर्न कमांड में के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। तो ये बार बार ट्रंप संकेत दे रहा है कि पूरी दुनिया को कि देखिए ये अब हमारे कमजोर कब्जे में है, मैं इनसे जो चाहूंगा वो कराऊंगा। अब क्या मामले हैं, एप्स्टीन का फाइल है, हरदीप पुरी फंसे हुए, अभी जन्मदिन की बधाई प्रधानमंत्री दे रहे थे, ये भी कमजोरी की निशानी है। उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका के कोर्ट में रॉ तक का मामला आ गया जी। उसके पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में एक तरफा उन्होंने बयानबाजी शुरू की। तो कई मामले ऐसे बन रहे हैं जहां पे अमेरिका का हस्तक्षेप जो है, वो ट्रंप का हस्तक्षेप बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही ट्रंप, वेस्टर्न कमांड अभी आप चर्चा कर चुके हैं कि हमारी जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब में और जम्मू में जो एलओसी है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दोनों सीमाओं पे तैनाती जो है वो हमारी वेस्टर्न कमांड की है। पाकिस्तान के का मुकाबला जो है वेस्टर्न कमांड करती है और थल सेना में। अब उस वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं और पाकिस्तान का जनरल मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ खाना खाता है। जी। अमेरिका जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे कंपनी बन रही है, बोर्ड बन रहा है, उसमें ट्रंप का दामाद शामिल है। जी। तो पाकिस्तान के साथ इस लेवल की पार्टनरशिप है और वो उसको महान बता रहे हैं, बार बार जनरल मुनीर की तारीफ करते हैं ट्रंप। तो बहुत स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ट्रंप का मुकाबला नहीं कर पाए, छोटे छोटे देश मुकाबला कर रहे हैं। ईरान को आप देखिए, जिसके ऊपर 30 साल से सैंक्शंस हैं, वो डरा नहीं और उसने मुकाबला किया। अभी भी क्या होगा हम नहीं, अभी भी कर रहा है वो। अभी भी कर रहा है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हम तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो मुकाबला करता दिखाई दे रहा है और उस देश की जनता उनके साथ है। जी। बल्कि ये हुआ कि सरकार, ईरान की सरकार में थोड़ी बहुत अस्थिरता आ गई थी, वो मजबूत हो गई क्योंकि उनका सबसे बड़ा नेता अमेरिका से लड़ रहा है। और हमारे मोदी साहब जो है वो
जो है वो पीछे हटते दिखाई देते हैं। जवाब देना चाहिए था, वो जवाब नहीं दे रहे। और आज अभी देखिए, जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो एआई समिट चल रही है, जी, और एआई समिट में फिर एक बड़ा संकेत आ गया है कि सबसे बड़ी जो एआई चिप बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया, जी, उसके सीईओ नहीं आए। अब 90% मार्केट शेयर एआई की चिप में उसी कंपनी का है, एनवीडिया का। वो नहीं आए, तो अब उसके बगैर आपकी एआई समिट का क्या होगा? जिसका 90% शेयर है वो नहीं है, तो आप ये तो कोई ऐसी कोई किटी पार्टी आप कर रहे हैं, मीनिंगलेस। ट्विटर डाउन उसके है बाद ग्लोबली, आपने ट्विटर डाउन है अभी ग्लोबली। टोटल, हाँ, 7 बजे से डाउन है। जी, हाँ, जी, तो उसके बाद आप देखिए कि ट्विटर से ही मुझे याद आ रहा है कि आपके ऊपर अमेरिका ने कितना कब्जा किया हुआ है, कि ईरान जैसा कंट्री, तमाम दूसरे, चाइना, सबने इंटरनेट को अपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, और आपका इंटरनेट जो है वो अमेरिका के हवाले है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो कमजोरी दिखा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को, जो लाल आंखों की बात वो करते थे चाइना के लिए, वो लाल 56 इंच जो लाल आंखें, वो सिर्फ भाषण है, और वो भाषण में भी नहीं रहेगा। और एक आखिरी बात जो अमित शाह की बात है, देखिए, डिबेट का, बहस का सबसे बड़ा फोरम संसद है, राइट, और चलते हुए सेशन के बीच में अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां चर्चा कर रहे हैं, चाय की दुकान पे चर्चा कर रहे हैं, आप संसद का अपमान कर रहे हैं। आप संसद का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल प्रधानमंत्री से पूछे हैं, बकौल नेता प्रतिपक्ष पूछे हैं, रिकॉर्ड में पूछे हैं, संसद की कार्रवाई का हिस्सा है, और सदन चल रहा है। अभी तो केवल वेकेशन में है ना सदन, मार्च में फिर चालू होगा। तो 9 मार्च अमित शाह को चाहिए कि आप संसद में बहस करें ना, संसद से आप भागते हैं, इधर उधर की चर्चा की बात कर रहे हैं। तो संसद के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्यों भाग रही है सरकार? पहली बात, क्या छिपा रही है सरकार? ये दूसरी बात। तीसरी बात महत्वपूर्ण, कि क्या सचमुच अमेरिका के हाथों की कठपुतली होते जा रहे हैं हम? धन्यवाद राजीव जी। आपके तीसरे प्रश्न का जवाब सबसे पहले, इसमें कोई संदेह रह गया है आपको? जिस तरीके से यह ट्रीटी का समझौता पत्र सामने आया है, उसमें लगता है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। अगर आप एक तरफा समझौता कर लें, जो व्यापार भारत का अमेरिका के साथ सरप्लस का व्यापार रहा है, उसको अगर आप और 2%, 2.5%, 3% के टैरिफ के साथ होता रहा है, उसको आप 18% स्वीकार कर लें, तो क्या ये एक संप्रभु राष्ट्र का निर्णय है? आपके ऊपर यह दबाव हो कि मिनिमम $500 बिलियन का आपको व्यापार करना पड़ेगा मेरे साथ, ये किसी संप्रभु राष्ट्र के साथ किया जा रहा व्यवहार है। हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे तो मेरा निर्णय होना चाहिए। अगर हमसे ये कहा जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहे कि सोवियत रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे, ये कौन होते हैं ट्रंप हमको डिक्टेट करने वाले? हम कहां से कौन सी चीज लेंगे और अपनी जरूरतों के हिसाब से लेंगे? ये हमारे ऊर्जा संबंधी सुरक्षा का मेरा दायित्व है, आप क्यों मुझे डिक्टेट करेंगे? कोई चीज हमारे लिए उपयुक्त है, सस्ती है, हमारे उद्योग धंधों के लिए के मुफीद है, ये तो हमारा निर्णय होना चाहिए। हमारे कृषि जगत के लिए कौन सी चीजें उपयुक्त हैं, ये हम निर्णय लेंगे। आप कैसे इस बात का इसको डिक्टेट कर सकते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आया, ऑपरेशन सिंदूर का मसला आया, उसमें युद्ध विराम की स्थिति आई, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि हमने हस्तक्षेप किया, 75 बार से अधिक कह चुका हो, हम प्रतिकार नहीं करते। ये किसी संप्रभु राष्ट्र की निशानी है। हम खुद अपनी स्थिति नहीं खोते चले जा रहे हैं। सवाल है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारे पास वो ताकत है, हम छोटे मोटे राष्ट्र नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे साथ व्यवहार किया और हमने इसको स्वीकार कर लिया,
यह चिंताजनक है, यह आलोचना का विषय है। दूसरी चीज कि जो समझौता हुआ, इस मतलब आप डिटेल में बिल्कुल मत जाइए। सवाल है कि दो देशों के बीच में व्यापार संबंधी समझौता हो रहा है। एक देश कह रहा है कि जो चीज हम आपके देश से आएगी उसमें हम मिनिमम 18% टैरिफ लगाएंगे, और दूसरा देश कह रहा है कि आप हमारा जो सामान आपके पास जाएगा उसको आपको 0% टैरिफ पर बेचना पड़ेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगी। ये कौन सा समझौता है? ये तो गला दबाना हुआ ना, और इसको हम स्वीकार करते चले जा रहे हैं। इस पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बारे में आप पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। हो सकता है, मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछे कि डीडीजी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं क्या, सोया मिल्क आप ले रहे हैं क्या, एग्रीकल्चर का फील्ड आप खोल रहे हैं क्या, आप नॉन टैरिफ बैरियर हटा रहे हैं क्या। सीधे सीधे सवाल है ये 4-5। अब उसका जवाब दे दीजिए। आप कैटेगरिकली कह दीजिए कि नहीं नहीं हम डीडीजी नहीं लेंगे, वो तो आप कह नहीं रहे हैं। आप ये कहिए कि नहीं कोई भी सोया का से बना हुआ कोई भी सामान नहीं आने देंगे। अब क्यों नहीं कहते इस बात को? और उसके बाद भी आप कहेंगे कि नहीं साहब, विपक्ष का नेता अगर देश को यह आगाह कर रहे हैं कि इस समझौते में ये चीजें हैं तो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। अगर आप उनको झूठा साबित करना चाहते हैं तो आप उनकी बातों का जवाब, एक कोई व्यक्ति उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है और कह रहा है कि नहीं नहीं तो गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कौन कर रहा है भाई? गुमराह तो सरकार कर रही है। अगर आप प्रश्नों का जवाब नहीं देते, लोगों के मन में उपज रहे संदेह का जवाब आप नहीं देते, तो कौन गुमराह कर रहा है? कौन लोगों को धोखे में रखे हुए हैं? जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और सही है कि संसद जब सत्र में है तो पीयूष गोयल साहब बाहर क्यों बात कर रहे हैं, और वह स्पेसिफिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो लोग जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो लोगों के मन में संदेह है, वो केवल हमने घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, हम किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन अगर लोग सवाल पैदा कर रहे हैं, विपक्षी दल कर रहे हैं कि नहीं किसानों का नुकसान हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रहा नहीं? आप उनके हितों को बचा रहे हैं, उन उपायों के बारे में आप बात कर दीजिए। उन उपायों के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्रकरण आया, उस प्रकरण में सरकार का जो रवैया है वो साफगोई का नहीं है, वो पारदर्शिता का नहीं है। आप विपक्ष के नेता की आलोचना करके आप अपने ऊपर लगने वाले आरोपों से बच नहीं सकते। अब सुरक्षा की बात कीजिए। आप अगर आप अमेरिका के कहने से तेल खरीदेंगे, अमेरिका के दबाव में वहां से आप विमान खरीदेंगे, आप जो भारत में अमेरिकी राजदूत है उसको अपने वेस्टर्न कमांड में जाने देंगे, क्या है ये? क्यों जाने दे रहे हैं आप? और इसकी सार्वजनिक जानकारी क्यों नहीं है? क्यों गए, किसके साथ गए, किस उद्देश्य से गए, क्या ये नहीं बताना चाहिए? विदेशी नागरिकों की यात्रा नहीं होती है, प्रतिबंधित रहता है रक्षा प्रतिष्ठानों में जाने के लिए। आप सरजीव गौर को भेज रहे हैं, आप जा रहे हैं और वो खुद बता रहे हैं, सरजीव गौर बता रहे हैं कि मैं यहां लैंड किया हूं, भारत सरकार नहीं बता रही है। क्यों नहीं सवाल पैदा होंगे? क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप देश को बेच दिए हैं? क्यों नहीं कहा जाएगा कि आप देश के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं? ये तो बड़े सवाल हैं। इन सवालों से सरकार कैसे बच सकती है? और जो सरकार का रवैया है विपक्ष के नेता को लेकर के, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। संसद में कोई बात कही जा रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप हमारे किसी मोर्चे वाले नेता से आप बहस कर लीजिए। अरे क्यों बहस कर लें? आप संसद में आकर के गृह मंत्री जी बयान दे दें, उसका जवाब दे दें, रक्षा मंत्री जी बयान दे दें। एक तरफ आप संसद में, लोकसभा में जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का कोई भी नेता विपक्ष के नेता से बहस कर सकता है। ये कौन सी बात हुई? इसका कोई मतलब तो नहीं हुआ। ये जो आज देश के सामने स्थितियां हैं वो बहुत सुखद नहीं है। आप अगर आप जो बातें आप कहते रहे हैं 2014 के पहले तक, सत्ता में आने के बाद ही अगले 5 साल तक आप बोलते रहे, आप उस पर किसी पे कायम नहीं है। देश के राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय आर्थिक हित पूरी तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है। यह एक दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच का समझौता नहीं है।
और आश्चर्य है कि कोई समझौता अगर हो रहा है, किसी सहमति पत्र पर आप सहमत हो रहे हैं, तो इसकी जानकारी हमारी सरकार में क्यों नहीं दे रही है? हम और आप जितनी बातें कर रहे हैं इस सहमति पत्र को लेकर के, यूएस और भारत के बीच में ट्रेड को, ये सब कुछ जानकारी मिल रही है अमेरिका के व्हाइट हाउस के वेबसाइट से। भारत सरकार क्या बता रही है अभी तक? किन किन चीजों को आप ले आएंगे, इसकी कौन सी जानकारी आपके पास है? दूसरी चीज, आप कहते हैं कि $500 बिलियन का व्यापार करेंगे। कैसे करेंगे भैया? क्या व्यापार सरकार करेगी? अगर कोई किसी चीज को अगर यूएस से किसी को लाना होगा तो कौन लाएगा? निजी क्षेत्र के तो लोग लाते हैं कि सरकार खरीदारी करती है। हम अपनी जरूरतों के अनुसार कोई चीज लाएंगे या नहीं लाएंगे? सरकार कैसे किसी को आश्वासन दे सकती है? तो ये पूरा का पूरा जो व्यापार का समझौता है, ये इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। और निश्चित रूप से जो आरोप लग रहे हैं कि देश के हितों के साथ समझौता किया गया है, यह अभी इस बात पे सरकार लोगों के जो सवाल हैं इसका जवाब नहीं दे पाई है। ये अभी भी लोगों के मन में सवाल है। और अगर सरकार ये चाहती है कि लोग इस समझौते के ऊपर किसी तरह का संदेह न करें, तो उसको विपक्ष के नेता के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब, और सबसे बड़ा मामला जो है वो ये है कि संसद के अंदर क्यों नहीं जवाब मिलता है। संसद के अंदर अगर बहस को चुनौती देते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि बहस कीजिए, तो क्यों नहीं करते हैं बहस? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच अमेरिका की दखल अंदाजी क्यों बढ़ रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? प्रकाश जी। अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ने का एक ये मायना निकाला जा सकता है कि हमारी सरकार मजबूत नहीं, हमारी सरकार फैसले नहीं ले पा रही है और देश के लोगों की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व दुनिया के मैदान में नहीं कर पा रही। अमेरिका का प्रेशर कई तरीके से, एक तो वो प्रेशर है ट्रेड और इकोनॉमिक प्रेशर है, उसका व्यापार हम करेंगे, इंटरिम ट्रेड डील हुई, उसमें टैक्स कितना होगा, इंडस्ट्रियल गुड्स आएगा, एग्रीकल्चर गुड्स आएगा, फिर रूसी तेल का आयात कम करिए, 500 बिलियन तक अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने की योजना बनाइए, वगैरह वगैरह। दूसरा बड़ा दबाव अमेरिका का यह है कि डिफेंस और सिक्योरिटी के ऑपरेशन में अमेरिका पार्टनर बन रहा है। वो हम अपनी खुद मुख्तारी नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को हम आजाद तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हैं। नए हथियार डील भारत क्या करेगा, ये अमेरिका चाहता है कि वो बताए, वो करे। जो फ्रेमवर्क भारत की रक्षा का है वो चाहता है कि वो करे। और सर्जेई गोर साहब जो कह रहे हैं कि भारतीय सेनाओं की क्षमताओं की ब्रीफिंग लूंगा, ऐसा उन्होंने कहीं कहा है, तो वो कौन है हमारी सेनाओं की ब्रीफिंग लेने वाले? तो एक ये चिंता की बात है। दूसरा, अमेरिका बहुत तगड़ा दबाव डाले हुए है एनर्जी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कि भारत कौन सी चीजें करेगा, एआई में, क्लीन एनर्जी में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कितना सहयोग करेगा, भारत लेगा। इसमें अमेरिका ने बहुत दबाव दिया है और कूटनीतिक और पर्सनल लेवल पे उसने भारत पर बहुत दबाव दे दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री जनता से बात करके, विपक्ष से बात करके, विशेषाधिकार समितियां बैठा के उनसे बात नहीं करना चाहते, उनके माध्यम से घोषणाएं होती हैं ट्रंप की तरफ से। और ये जो सज्जन आए हैं सर्जियो गोर साहब, ये जो बताया भी हमारे साथी ने कि वो ट्रंप के बजरंग दल के व्यक्ति हैं। तो लगभग ये कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में वो पैदा हुए, परिवार माल्टा चला गया, वहां से अमेरिका चले गए और ये अमेरिका में रहते हैं। तो इनका पूरा नाम जो है वो काफी लंबा चौड़ा नाम है, तो उन्होंने अपने नाम को संक्षिप्त कर दिया है, गोर ये है। तो ये सारी चीजें हैं। और अमेरिका में ट्रंप के बेटे के साथ उनकी बड़ी लंबी दोस्ती रही है, उनके बिजनेस पार्टनर हैं। और ट्रंप का बेटा, समझो कि ट्रंप के बिजनेस पार्टनर है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये सज्जन क्रिकेट में भी रुचि लेने लगे हैं और T20 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस यूएस का मैच देखने भी गए थे और उन्होंने जय शाह को थैंक्स कहा कि आपने अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ाने में मदद की। तो अमेरिका जिस तरह के दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर, वो कई लेयर के हैं और आर्थिक हैं, पहली बात रक्षा के हैं, टेक्नोलॉजी के सेक्टर के और कूटनीतिक तरीके से हैं। और ये सारे दबाव
के जरिए अमेरिका भारत पर पूरी तरह कब्जा करने जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी सरकार इस पर बात करने के बजाय विषय पर कैसे कैसे मुद्दे ला रही कि यूजीसी कानून आ रहा है, वंदे मातरम आ रहा है, तो लोगों का ध्यान इस तरफ जाए कि वंदे मातरम गाने पर विवाद हो, यूजीसी कानून पर चर्चा हो, और जो मूल मुद्दे हैं वो एक तरफ हट जाए। सरकार लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह कि अभी जो प्रेशर है अमेरिका का, हम उसके बारे में हमारी सरकार क्यों डरी हुई है, ये देश को बताना चाहिए सरकार को कि हम पर बहुत दबाव। और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, द्विपक्षीय समझौता बगैर संसद की अनुमति के हो रहा है, उसकी घोषणा वहां हो रही, टेलीफोनिक चर्चा के जरिए समझौता हो रहा है। ये कोई पिकनिक चल रही है कि भाई चलो आज हम पिकनिक करने चलते हैं, आज हम खंडाला चलते हैं, तो चलो खंडाला आ जाओ। ये दो देशों का मामला है, ये कोई पिकनिक करने का मामला नहीं है। दो देशों की रक्षा के सौदे हैं, व्यापारिक सौदे हैं। और इतने बड़ी डील, बताइए 500 बिलियन का इंपोर्ट या व्यापार आप करेंगे तो कब करेंगे, कब तक करेंगे, 1 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, किन किन क्षेत्रों में पैसा आएगा, किन क्षेत्रों में सामान आएगा, टेक्नोलॉजी में अमेरिका हमें क्या सहयोग देगा। अभी तक अमेरिका में अपने वादे नहीं निभाए हैं। जो भी वादे अमेरिकी सरकार सेना को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर करती आई है, वो हमने नहीं निभाया। दूसरी बात यह कि हमारी सरकार, भारत की वर्तमान सरकार, अपने मित्रों को और अमित्रों को पहचान नहीं पा रही। साल कौन हमारे मित्र रहे हैं अब तक, जो देश हमारे मित्र रहे हैं हम उनके साथ नहीं हैं। एशिया के देश जो हमारे साथ थे, जिनसे हम तेल लेते रहे, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे पुराने अतीत के अखंड भारत के हिस्से रहे हैं जो देश, उनके साथ हम खड़े हुए नहीं है, बल्कि अमेरिका के दबाव में आकर उसकी तरफ है। तो हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी कट रहे हैं और सरकार लोगों का ध्यान बटाने के लिए अलग अलग मुद्दों पर बात कर रही है। अमित शाह जी कहते हैं कि हमारा कोई भी व्यक्ति बात कर लेगा। क्यों कर लेगा भाई? आप करिए, प्रधानमंत्री करें, नेता प्रतिपक्ष एक तरह से शेडो पीएम है, तो शेडो पीएम से पीएम चर्चा करें, बराबरी की चर्चा हो, संसद में चर्चा हो, या टेलीविजन पर आमने सामने आकर बात करें। लेकिन ये सारी बातें करने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीजें अपनी सरकार की कमजोरियां उजागर करती है और ये देश के हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं और दुनिया के हित में भी नहीं। अगर एक इतना बड़ा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इस तरह दब के काम करेगा, तो अमेरिका के और ट्रंप के इरादे और बढ़ते जाएंगे और दुनिया में भी उसका गलत प्रभाव जाएगा। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुनिया में भी उसका गलत प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका के सामने हम कैसे दबे हुए हैं ये दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे ये प्रभाव बढ़ रहा है। T20 का भी आपने अच्छा जिक्र किया यहाँ पे, और अमेरिका इस बार T20 वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेल रहा है, वो भी एक मायने यहाँ रखता है। लेकिन इन सब के बीच आखिर वेस्टर्न कमांड में जाना, और जो आप कह रहे हैं कि खबरों में ये भी है कि वहाँ निरीक्षण इस हिसाब से करना कि हमारी सेना की ताकत कितनी है, तो इससे समझ में आता है कि परिस्थितियाँ कुछ ज़्यादा विकराल हो चुकी हैं, गलत दिशा में जा रही हैं, डायरेक्शन सही नहीं है, ये दिखता है। भारत अमेरिका के सामने कभी झुका नहीं। इंदिरा गांधी के उस दौर की बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जब पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश बनाया था, तो उस दौर में भी भारत नहीं झुका और उस दौर में भारत इतना मजबूत नहीं था जितना आज है। सैन्य शक्ति भारत के पास है, लेकिन तब भी इंडिया नहीं झुका। और आज जिस ढंग से कर रहा है इंडिया, इसका मतलब है इंडिया के जो पीएम हैं वो जिस ढंग से, और जब सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे जीएम फसलों की बात हो, चाहे और भी किसानों की बात मैं कर रहा हूँ, या और भी दूसरे व्यापारियों की बात हो, हर जगह क्यों यहाँ पर फंसी हुई है सरकार, या क्या छिपा रही है सरकार, ये जानना ज़रूरी है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें आएंगी सामने, और एक साथ कितने सारे मामले सामने नज़र आते हैं। अगर गिनने लगिए तो बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई देता है। अभी निखिल गुप्ता का भी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, कि अमेरिका में रॉ, हालांकि निखिल गुप्ता रॉ का अधिकारी नहीं है, रॉ के अधिकारी जो था वो विकास यादव था, और विकास यादव ने निखिल गुप्ता को सुपारी दी थी, निज्जर को मारने की सुपारी भी, और उसके अलावा पन्नू को मारने की सुपारी भी। निज्जर को मारने से पहले निज्जर को मार दिया गया, स्वीकार किया उसने। और अगर विकास यादव
रॉ का अधिकारी था, अगर नहीं वो था। जी, यहाँ कुछ जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। डॉक्टर साहब जोड़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। ये भी अमेरिका की एक रणनीति है। इस मामले में जो अपडेट है वो ये है कि निखिल गुप्ता पर जो 3 आरोप हैं, सुपारी लेकर हत्या कराने की साजिश, हत्या कराना, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें अमेरिका के कानून में उसे 40 साल सजा हो सकती है। लेकिन अब FBI और अमेरिका का न्याय विभाग इस तैयारी में लगा है, वहां के कानून में, संघीय जो कानून है उसमें ये प्रावधान है कि अगर उसे सरकारी गवाह, वादा माफ गवाह बना दिया जाए, बशर्ते वो कुछ और लोगों के नाम बताए, सबूत मुहैया करा दे, कुछ चैट मैसेजेस, कोई ऐसी चीजें मुहैया करा दे, तो उसकी सजा कम कराई जा सकती है। अभी तो विकास यादव का नाम उसने ले दिया है। विकास यादव के बारे में भारत सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि वो सरकारी मुलाजिम है। उसके बाद वो कहां है कोई नहीं जानता। मैं जिस तकनीकी नुक्ते की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वो बेहद गंभीर है। भारत और अमेरिका के बीच में 1997 में प्रत्यर्पण संधि हो चुकी है। विकास यादव को FBI मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर चुकी है। उसकी 3 तस्वीरों के साथ इश्तिहार जारी हो चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल से जारी करवा दिया अमेरिका ने। इसका अर्थ यह है कि अब विकास यादव अमेरिका, इंग्लैंड या तमाम उन सारे देशों में नहीं जा सकता जहां इंटरपोल ऑपरेट करती है। सरकार ने क्या चतुराई की है उससे नोट कर लीजिए। जैसे ही FBI ने विकास यादव को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डालकर इश्तिहार जारी किया, उसकी तलाश के लिए पूरी दुनिया में ढिढोरा पिटवाया, वैसे ही भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस के जरिए अपने ही अधिकारी विकास यादव के खिलाफ जबरिया वसूली का एक मुकदमा दर्ज करा दिया। अब यह मुकदमा क्यों दर्ज हुआ उसे भी समझ लीजिए सर। 1997 में हुई प्रत्यर्पण संधि का अनुच्छेद 6 वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी तलाश एक देश को है अपने दूसरे मित्र देश में से, प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर अपने उसके देश में कोई केस चल रहा है, कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, हिरासत में है या जेल में है, तो उसे प्रत्यर्पण संधि होते हुए भी दूसरे देश को नहीं सौंपा जाएगा। अब आप सयानापन देखिए कि FBI ने जिस दिन वारंट जारी किया उसके अगले दिन विकास यादव पर दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया। अब जब जब अमेरिका की सरकार उसे मांगेगी, भारत सरकार कहेगी उस पर केस चल रहा है, जब तक ये मुकदमा खत्म नहीं हो जाता हम आपको नहीं सौंप सकते। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि अगर विकास यादव अमेरिका के हत्थे चढ़ गया तो उसने जो बातें उगलनी होंगी, अगर वो उगल दी, ये प्लॉट किसने रचा था, तत्कालीन रॉ चीफ सामंत गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और गुरपत वंत सिंह पन्नू तो अपनी फरियाद में प्रधानमंत्री का नाम लिख चुका था। उसने दक्षिण जिला अदालत न्यूयॉर्क में जो दरखास्त दी थी उसमें लिखा था कि मैं जानता हूं मेरे हत्या का प्लान कहां बना है, लेकिन चूंकि वे हेड ऑफ द नेशन है इसलिए मैं उन्हें आरोपी नहीं बना रहा हूं। यह मामला आगे चलकर भारत पर दबाव बनाने के लिए एक औजार का काम करेगा, क्योंकि निखिल गुप्ता की गवाही तो प्रमाणित कर चुकी है कि भारत की एजेंसी शामिल है। एजेंसी का अधिकारी विकास यादव है, भारत सरकार स्वीकार कर चुकी है वो उसका मुलाजिम है। तो अभी ये मामला भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक चाबुक की तरह रहेगा, जब उसकी मर्जी होगी चाबुक को फटकार देगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एक मामला ये भी है, दूसरा मामला एप्स्टीन का है, तीसरा मामला अदानी साहब का है। तो बहुत सारे अलग अलग मामले हैं, व्यापार है, सब कुछ है। और इन सब के बीच जब चाहते हैं ट्रंप साहब तब कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, जब चाहते हैं तब वो घोषणा कर देते हैं कि हमने 25% बढ़ा दिया है, जब चाहते हैं तो कहते हैं कि हमने 50 से 18 कर दिया, 25 से 18 कर दिया है, और अगर आप नहीं खरीदेंगे रशिया से तो फिर हम वो 25% भी खत्म कर देंगे। जी डॉक्टर साहब।
दृश्य और दिखवा दीजिए हमारे दर्शकों को, सुधी दर्शकों को। जिस दिन सर्जियो गोर हमारी वेस्टर्न कमांड मुख्यालय में दौरा कर रहे हैं, उस दिन राजनाथ सिंह कहां डांस कर रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री। एक आरोपी जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन में पता नहीं कौन सा पदक दे रहे हैं जग्गी वासुदेव, भारत शौर्य पदक ऐसा कोई करके, और हमारी सेनाओं के अधिकारी सैल्यूट कर रहे हैं उस संदिग्ध व्यक्ति के सामने। सेना का ऐसा पतन 14 सालों में आपने नहीं देखा होगा। इस दृश्य में अगर अवार्ड वाला ना दिखा सके तो राजनाथ सिंह किस तरह नृत्य कर रहे हैं वहां दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को। जी, वीडियो है हमारे पास, थोड़ी देर में दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाते हैं हम। राजनाथ सिंह यूएस एम्बेसडर के उसमें नहीं, उसमें नहीं है, वो ईशा फाउंडेशन में नाच रहा है। हाँ, ईशा फाउंडेशन में है जी। जरा बिल्कुल अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अमलेंदु जी, जरा आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण एक डांस दिखाएंगे हम। नरेंद्र मोदी जी के उस डांस का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं जो जाके वहाँ इजराइल में उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ राजनाथ सिंह जी के डांस को भी आप लोग देखेंगे, थोड़ी देर में हम दिखाते हैं। ज़रा अमलेंदु जी, जी राकेश जी की आवाज़ वो करो। ये सर जी, इजराइल, हमारे प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे की सूचना भी इजराइल के प्रधानमंत्री ने दे दी एडवांस में। भारत सरकार ने नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं, उन्होंने तारीखें भी बता दी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब हमारे यहाँ की विदेश नीति विदेश तय कर रहा है। विदेश नीति विदेश तय कर रहा है, ठीक है। इंतज़ार करते रहिए। लेकिन ज़रा अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूँ। आप वीडियो को ज़रा दिखा देते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अमलेंदु जी, क्या कहेंगे ये पूरे तमाम घटनाक्रमों को? अगर बंच बनाइए, खिचड़ी बन जा रही है। जी राजीव जी, एक तो सरकार में जो है वो नाचने वाले लोग बहुत ज़्यादा भर्ती हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अभी तक जो थे वो लाए जाते थे बॉलीवुड से, कोई नाचने वाले लोग रहें तो ठीक ठाक रहेगा मामला। अब तो बॉलीवुड की आवश्यकता ही नहीं है, तो नाचने वाले तो तमाम राजनेता हैं, नाच ही रहे हैं। कोई इजराइल में नाच रहा है, कोई ईशा फाउंडेशन में नाच रहा है। बहरहाल राजीव जी, अब लेकिन सवाल ये है कि ये सरकार किसके इशारे पर नाच रही है, और सरकार जिसके इशारे पर नाच रही है वो भी सामने आ चुका है कि सरकार किसके इशारे पर नाच रही है। राजीव जी, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत की सरकार जो है वो किसी विदेशी राजनेता के कहने पर नृत्य करे। लेकिन अब ये हो रहा है। अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई नेतन्याहू ने बता दिया कि हमारे प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा जो है वो तय है, और वो वहाँ कब जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं आई। बहुत अच्छी बात है, चूंकि विदेश नीति है तो राजीव जी विदेश के ही लोग तय करें विदेश नीति भारत की क्या होगी। यहाँ तो हमको तो यह मस्जिदों के नीचे से जो है शिवलिंग निकालने में उससे फुर्सत नहीं मिल रही है, दाढ़ी पकड़ के नोचने से ट्रेनों में उससे फुर्सत नहीं मिल रही है, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों से यहाँ फुर्सत नहीं मिल रही है। तो जरूरत क्या है कि विदेश की नीति यहाँ बने? यहाँ तो यही सब काम चलता रहेगा, सरकार चली रही है, तो विदेश नीति का काम विदेश के ही लोग करें, वही ज्यादा ठीक है। भारत की विदेश नीति क्या होगी वो ट्रंप तय करें, नेतन्याहू तय करें, पुतिन तय करें, यही सब तय करें। लेकिन सर्जियो गोर राजीव जी अगर जा रहे हैं भारत के वेस्टर्न कमांड का निरीक्षण करने, और ये निरीक्षण करने के लिए कि हमारी ताकत क्या है, सैन्य ताकत क्या है, तो इसके आने वाले खतरों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। मोदी जी तो खैर उनके दोस्त हैं, ट्रंप साहब के दोस्ती, उन्हें तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन देश को खतरे बहुत ज्यादा हैं। ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है या युद्ध की स्थितियां अमेरिका की बनी हुई हैं राजीव जी, उसमें ईरान ने खुलकर यह आरोप लगाया कि वो जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है IAEA, उसके चीफ जो थे, जब वो वहां के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और उस पर हस्ताक्षर करता है ईरान, वो जब वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, उसके बाद वहां के परमाणु ठिकानों की सूचना अमेरिका तक पहुंची। ये सीधा सीधा ईरान ने आरोप लगाया और उसके बाद उसके परमाणु ठिकानों पर हमले हुए। और राजीव जी अब वहां अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच रहे हैं। ट्रंप साहब ने फिर कह दिया है कि उनका एक और पहुंच गया। अभी तो अब्राहम लिंकन की बात थी, अब एक और कोई सा जहाज है वो भी पहुंच रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर हमसे डील नहीं हुई तो हम फिर आगे देखेंगे क्या हमें करना है, ट्रंप साहब कह रहे हैं।
तो राजीव जी, जिस तरीके से IAEA ने वहां जाकर जो परमाणु ठिकाने थे ईरान के, उनकी निशानदेही की जाकर और सूचना दे दी गई अमेरिका और इजराइल को, जैसा कि ईरान का आरोप है। तो क्या इस तरीके के निशानदेही भारत के अंदर भी की जा रही है अमेरिका के द्वारा? इसको लेकर राजीव जी सवाल खड़े होने चाहिए और ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप जाएं कुछ भी चाहिए, लेकिन चूंकि उनका बयान है, जैसा प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बताया कि वो भारत की क्या सैन्य शक्ति है उसको वो जाकर तोलेंगे, तो इससे राजीव जी साफ लगता है कि ये सामान्य जो है वो नहीं है कि आप जाकर किसी कमांड का आप निरीक्षण कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री राजीव जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो एक एयरबेस है वहां गए थे और वहां जाकर उन्होंने सेल्फी ली, वहां दिखाया कि इस तरीके से एयरबेस पर पहुंचे हुए हैं। उससे भी राजीव जी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे पैदा हुए थे कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के एयरबेस का आप सेल्फी लेकर के बता रहे हैं कि हमारी क्या स्थितियां हैं। इससे पहले भी ये सरकार राजीव जी ISI को बुलाकर हमारे सैन्य अड्डों की निशानदेही करवा चुकी है कि सब जांच के नाम पर। 70 सालों में ये भी पहली बार हुआ कि ISI भारत में आए और आकर के यहाँ के सैन्य अड्डों की जाकर जांच करे कि साहब पाकिस्तान उसके आतंकी हमले में शामिल है कि नहीं है। भाई ये तब तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान जब तक जो है वो आतंकवाद से अपना मुंह नहीं मोड़ता, आतंकवाद खत्म नहीं करता, उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, और फिर आप बुलाकर उसका जो है निरीक्षण करवा रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से ट्रंप की दोस्तियां बढ़ रही हैं और लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, उसके बावजूद अगर हम वहां के राजदूत को जो है अपने सैन्य अड्डों की अगर हम इस तरीके से निरीक्षण करवा रहे हैं, तो सवाल राजीव जी ट्रंप के ऊपर नहीं है कि ट्रंप क्या कर रहा है, सवाल यहाँ के राजनेताओं के ऊपर है जिनके हाथ में इस देश की कमान है, कि वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किस तरीके से समझौते कर रहे हैं। ये राजीव जी मुझे लगता है कि बड़ा मसला है, गंभीर मसला है, और इसको आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। मुझे लगता है विपक्ष इस बात को भी लेकर भी सवाल उठाएगा। संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए संसद के सत्र में भी ये बातें गंभीर तरीके से राजीव जी सामने आ सकती हैं। अब अमित शाह कह रहे हैं कि साहब वो बहस कर लो, जो है वो आके युवा मोर्चा का नेता वो बता देगा। तो हो सकता है राजीव जी अमित शाह जी शायद ये उनके पास सूचना हो कि मोदी जी अब रिटायर होने वाले हैं, तो मोदी जी अब बहस नहीं करेंगे। भाई अब नए बहस के लिए तैयार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए लोग, तो उनसे बहस करो तो राहुल गांधी से बहस में जो जीतेगा उसको मोदी जी की जगह दे दी जाएगी। हो सकता है ये चल रहा हो भारतीय जनता पार्टी में। अमित शाह जी चूंकि अनुभवी राजनेता हैं, बहुत गंभीर राजनेता हैं, कई बार के मंत्री रहे हैं, वहां भी गुजरात में भी और यहाँ भी मंत्री हैं, और सदन में भी उन्होंने बताया था कि उनका 30 साल का राजनीतिक अनुभव है सरकार में रहने का, तो उनको बहुत ज्यादा अनुभव है। तो अपने अनुभव से वो तैयार कर रहे होंगे कि मोदी जी तो रिटायर होने वाले हैं, तो मोदी जी की जगह अब लेनी है, तो राहुल गांधी से बहस के बाद जो है तैयार हो कि कौन बनेगा। तो ये हो सकता है ये उनकी अपनी तैयारियां हो, तो अगर ये उनकी तैयारियां तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है, राहुल गांधी ने कह दिया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला बहस करेंगे, तो तैयार हो जाए रणदीप सिंह सुरजेवाला से बहस के लिए। अमित शाह जी चाहे तो वो बहस कर लें, और उनका अध्यक्ष चाहे तो वो बहस कर ले, वो दे दिया है तो बहस करें। अच्छी बात यह राजीव जी की बहस की परंपरा चले, बहस होती रहे, और अमित शाह जी ने स्वीकार किया है कि बहस हो। सदन के अंदर भले ही प्रधानमंत्री बहस से भाग रहे हों, लेकिन अमित शाह जी तैयार हैं कि सदन के बाहर बहस हो सकती है, तो बाहर ही बहस हो जाए, दिक्कत क्या है। धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे, इस तरीके से बहस शुरू होगी तो कल को प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है बहस के लिए। अमित शाह जी भी आ सकते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है 5 टन की इकोनॉमी बताते हुए, वो भी बहस आकर कर सकते हैं। अब तो जीरो जो है कितने ट्रिलियन में होते हैं वो बताने वाले उनके यहाँ पहुंच गए हैं, तो ट्रिलियन में कितने टन होते हैं ये अमित शाह जी आकर बता सकते हैं। इंटर के बाद हाई स्कूल भी करवा सकते हैं अमित शाह जी। तो हो सकता है कि इंटर के बाद हाई स्कूल की परंपरा वहां चल रही हो, तो मोदी जी की जगह जो है वो वहां नया नेतृत्व तैयार हो, तो ये हो सकता है। राजीव जी उनका मसला है, खैर हम इसको नहीं लेना, लेकिन अगर वो बहस की बात कर रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अमित शाह जी तैयार होगा बहस के लिए, आपने जोड़ा अच्छा कागज पत्थर के साथ आए। बाय द वे आपने जोड़ा अच्छा है, इंटर के बाद हाई स्कूल, तो पीएम के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है। तो अब मोदी जी का हो सकता है कि प्रमोशन होने वाला हो, इंटर के बाद हाई स्कूल होने वाला हो, तो ये काम करते रहते हैं अपने अमित शाह जी, तो ये हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया चाहिए। स्वागत तो इस बात का है कि बहस के लिए तैयार हुई है भारतीय जनता पार्टी राजीव जी, कि बहस कर सकती है। तो अब लेकर आए ट्रंप के साथ क्या डील हुई है, वो कागज रखें सामने, फिर बहस हो। क्योंकि अभी तो कागज ही नहीं है देश के सामने कि डील क्या हुई है, इस पर दस्तखत किसने किए,
मोदी जी ने दस्तखत किए हैं, कि जयशंकर साहब वहां जाके दस्तखत कराए हैं, कि अमित शाह ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, पीयूष गोयल ने दस्तखत कर दिए हैं। आखिर जब डील हुई है तो दस्तखत तो हुए होंगे किसी ना किसी के। तो यही बता दे भाई, चलिए बहस पे इतना ही बता दे कि दस्तखत किए किसने है। राहुल गांधी तो 5 सवाल पूछ रहे हैं, हम तो 5 भी नहीं पूछ रहे हैं। हम तो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि डील में क्या है। छोड़ो सब बातें, डील में क्या है। आप कह रहे हैं, आप ही की बात सही है कि डील में क्या है, लेकिन ये बता दो कि डील पर दस्तखत किए किसने। इतना देश के ऊपर उपकार अमित शाह जी करने, मोदी जी करने, तो बड़ी कृपा होगी राजीव जी। जी दस्तखत किसने की, ये सवाल सही है, वाजिब सवाल है कि सिग्नेचर किसका है उस पर। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि विदेश मंत्री से पूछो। विदेश मंत्री बोलते हैं मुझे नहीं पता, प्रधानमंत्री से पूछो। तो प्रशांत जी, सवाल तो वाजिब, लेकिन इसके सियासी मायने भी ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को, देश के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में मदद मिलेगी? देखिए, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे समाज में इंटरवीन नहीं कर पा रही है। वो केवल और केवल एक चुनाव जीतने की मशीन है। पूरी ताकत उनकी ज्ञानेश कुमार की मशीनरी पे लगी हुई है, गोदी मीडिया पे लगी हुई है। समाज में इंटरवेंशन वो नहीं कर पा रहे हैं, और खासकर सकारात्मक इंटरवेंशन, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल होता है। आज ही मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का फॉरवर्ड है, उस किताब में शुरुआती लेख है जी, और उसमें वो जिस तरीके की राजनीति और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बीजेपी तो वहां से पता नहीं कहां जा चुकी है। बीजेपी के अंदर लोकतंत्र को लेकर, संस्थाओं को लेकर, संसद को लेकर, अंदरूनी बीजेपी के अंदर कोई बहस नहीं है। वो केवल उनका फोकस 2-3 चीजों पे है। राहुल गांधी पे है,